जय हिंद दोस्तों। जीके वाली अपनी सीरीज में आज अपन करने वाले हैं 17 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट सीजीएल 2024 की जीके वाले पूरे सेट का क्वेश्चन, उसके ऑप्शन और उसका डिटेल सॉल्यूशन और ऑप्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी बने हैं, आगे क्या बन सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था रोहिणी भाटे। रोहिणी भाटे पहली बात तो एक कथक की कलाकार है। कथक, और कथक कहाँ कहाँ का है? उत्तर भारत का। उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है, सीडी फॉर क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, और खासकर यूपी का। और ये कोरियोग्राफर भी थी और इन्होंने कथक को प्रमोट करने के लिए बहुत विशेष योगदान भी दिया था। कोरियोग्राफर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। कई बार कोरियोग्राफर जो डांस सिखाने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर। लच्छू महाराज और शंभू महाराज। लच्छू महाराज और शंभू महाराज इनकी शिष्या थी। कौन? रोहिणी भाटे इनकी शिष्या थी। और ये जो दोनों है ना, लच्छू महाराज और शंभू महाराज, ये दिग्गज कलाकार हैं। किसके? कथक के दिग्गज कलाकार है। कथक के बारे में, उत्तर भारत का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए किया जाता है। रोहिणी भाटे कोरियोग्राफर भी है, इसके कलाकार भी है, और इनकी शिष्या है किसकी? लच्छू महाराज और शंभू महाराज की। और कथक के प्रमुख घराने हैं। घराने का मतलब आप ऐसे समझ लो कि ना, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई हुई है ना। और कुछ विशेष लोग हैं जो यहाँ के हैं, उन्होंने इसकी नई शैलियों को बनाया है ना, उस हिसाब से रिलेट करो आप। घराने, घराने, लखनऊ, जयपुर, बनारस, ये घराने हैं कथक के। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारतीय संसद में, ब्रिटिश संसद ने, सॉरी, ब्रिटिश भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने भारतीय हाई कोर्ट एक्ट 1861 में पेश किया। ये पहले ब्रिटिश का रूल था इंडिया में, तो इंडिया में क्या कुछ नया करना है ये डिसाइड करती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश की संसद। और इन्होंने 1861 में एक एक्ट पास किया भारत में हाई कोर्ट बनाने का। और उस एक्ट के अंतर्गत भारत में 3 हाई कोर्ट बने थे। कलकत्ता, मद्रास, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, और नेक्स्ट था बम्बई। उस टाइम पे मुंबई नहीं था, बम्बई था। ये 3 हाई कोर्ट बने थे इस एक्ट से, ठीक है। और यही एक बात, एडिशनल इंफॉर्मेशन और थी, सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट आया था ना, वो 1774 का चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट, इसके अंतर्गत आया था सुप्रीम कोर्ट का एक्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट पहले बना था, हाई कोर्ट बाद में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना टिस्को, पहले भी आ चुकी है। टाटा स्टील, टाटा आयरन एंड
स्टील कंपनी, है ना, टिस्को, ये है 1907 में बनी थी और ये निजी क्षेत्र की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की। एक्चुअली में क्वेश्चन तो इतना ही था बस, कि निम्न में से कौन सी प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र की कंपनी है। लेकिन ऑप्शन में और का बहुत सारी कंपनियों के बारे में दिया गया था, तो अपन उनके बारे में भी जानते हैं। एक था सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर बोल दो आपसे, सरकारी कंपनी है, ऐसे मान लो आप, सरकारी कंपनी है ये। इसका स्वामित्व प्लस संचालन, मैनेजमेंट, दोनों कौन करता है? भारत सरकार करता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना होती है 1954 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। किसी और सेट में इसके बारे में पूछ लेगा। एक कंपनी थी IOIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना होती है 1959 में, 1959 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? असम में। थोड़ा सा अलग बात है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सबसे पहले इंडिया में तेल है ना, असम में मिला था, तो जहाँ मिला वहीं से बना दी ऑयल इंडिया लिमिटेड, और वहीं उसका हेडक्वार्टर बना दिया। और इसका जो स्वामित्व है ना, वो भी किसके पास है? इंडियन गवर्नमेंट के पास है, भारत सरकार के पास है, मतलब पूरी भारत सरकार की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की नहीं है। ऑप्शन में एक कंपनी थी भेल, BHEL, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके बारे में पहले अपन जान चुके हैं पहले वाले सेट में। इसकी स्थापना होती है 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ध्यान में रखेंगे इतनी बात इसके बारे में। और इसका स्वामित्व भी, भेल का, ये भी इंडियन गवर्नमेंट के पास है, इंडियन गवर्नमेंट के पास है, भारत सरकार के पास है इसका स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन था इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान लागू होने के एक दिन पहले चुनाव आयोग की स्थापना इलेक्शन कमीशन। और आर्टिकल कौन सा है इसके लिए? 324, 324, है ना। और ये क्या करता है? एक तो संसद का, प्लस राज्य की विधानसभाओं का, प्लस प्रेसिडेंट का, प्लस वाइस प्रेसिडेंट का, इनके इलेक्शन कराता है। देखो, संसद में मतलब लोकसभा के हो गए, विधानसभा में जैसे MLA बन गए,
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनके चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है, आर्टिकल 324 के तहत। अब आप बोलोगे नगर पालिका, पंचायतें, नगर निगम, निगम या नगर परिषद, इनके चुनाव कौन करवाता है भैया? बताओ जरा कमेंट करके। इनके चुनाव कराते हैं राज्य चुनाव आयोग। आयोग, राज्य चुनाव आयोग इनके इनके चुनाव कराते हैं। और भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 के अंतर्गत संसद, विधानसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनके चुनाव करवाती है। आगे बढ़ते हैं। एक स्कीम के बारे में पूछा था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान भी बोलते हैं इसको। ये योजना शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 से। 24 फरवरी 2019 से ये स्कीम शुरू हुई थी। और एक इसकी पहली किस्त तो दे दी गई थी 2018 में ही, दिसंबर 2018 में ही। और इसका जो मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री है, इसमें यार कंफ्यूजन में हूँ, इसको आप एक बार रहने दो। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा था कि पहले किस्त कब दी थी। योजना शुरू हुई थी इस टाइम पे। और इसका मंत्रालय है किसान कल्याण कल्याण मंत्रालय। किसान कल्याण मंत्रालय। और इसमें क्या करते हैं, एक साल में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त दी जाती है किसानों को। किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग, देखो यार पहले भी इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। पहली बात तो कबड्डी, कबड्डी में होते हैं 7 प्लेयर और टोटल होते हैं 12। टोटल 12 होते हैं और वैसे होते हैं 7, खेलते 7 है। और प्रो कबड्डी लीग एक आईपीएल की जैसी है, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग है ना जो अभी चल रही है, इसके जैसी है। मतलब दे डोमेस्टिक लेवल पर और है ना, स्टेट स्टेट की टीमें आपस में कंपटीशन करती है। और इसके बारे में शायद 2 या 3 क्लासेस पहले पूरा डिटेल से ही बताया है। आगे बढ़ते हैं। वुड का डिस्पैच, कब? 1854 में। क्या है वुड वुड डिस्पैच? क्वेश्चन पूछा गया कब स्टार्ट हुआ, 1854 में। एक्चुअली में ये है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेग्ना कार्टा माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेग्ना कार्टा माना जाता है। किसको? वुड डिस्पैच को। इसका मतलब प्रारंभिक स्तर से और विश्वविद्यालय तक, यूनिवर्सिटी तक, विश्वविद्यालय तक अंग्रेजी शिक्षा देना। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ ये क्या है। 1857 में
जो ब्रिटेन की प्रेसिडेंसी थी ना, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बना दी गई, विश्वविद्यालय बना दी गई। ठीक है। देखो यार, वुड स्पेस का मतलब है कि ना, अब अंग्रेज भारत में आ गए, रूल करने लग गए इनडायरेक्टली स्टार्टिंग में, बाद में डायरेक्टली भी करने लग गए, है ना। तो वो, उनको क्या है कि उनके ऑफिसेस, उनके बिजनेस, इन सब संभालने के लिए ना बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ने लगी, हर जगह जगह पर, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो कंपनियों में हो। तो अब इतने सारे लोग तो वो अपने देश से ला नहीं सकते कि भी हाँ तुम भी चलो काम करने के लिए। तो उन्हें सोचा कि यार इंडिया के लोगों को ही इंग्लिश पढ़ाई जाए, और इन्हीं के लोगों से फिर वो काम करवाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा इंग्लिश इनको आती नहीं थी इंडिया के लोगों को, और इंग्लिश के बारे में और इनके बिजनेस के बारे में ज्यादा जान नहीं पाते थे वो। तो उन अंग्रेजों ने क्या तरीका निकाला कि इनको अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, और वो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ाने के बाद इन्हीं लोगों से अपन अपना काम करवाएंगे। ये था वुड स्पेस का मतलब। ये स्कीम लेके आए, ये पॉलिसी लेके आए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मेगना कार्टा माना गया इस चीज को, और प्राथमिक स्तर से, मतलब शुरुआत से ही, और यूनिवर्सिटी तक अंग्रेजी शिक्षा दो। और उसके बाद में जब पढ़ लिख के यहाँ से जो नौजवान निकलेंगे ना, उनको अपने ही यूज में लो, अपना ही काम करो उनसे। ये उनका मोटिव था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तूफान बोल दो यार, और इसको बोला जाता है विलीज। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बोला जाता है विली वैलीज। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था बस। और इन चक्रवातों की पहचान क्या होती है? तेज हवा। अब चक्रवात है तो यही से प्रूफ हो गया कि यार तेज हवा तो चलती होगी, वर्षा भी होती होगी तेज, बाढ़ भी आती है वर्षा तेज होती है तो, तूफानी लहरें भी आती है। ये इसकी पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टैटिक जीके में से ही, प्रभा अन्ने। पद्म विभूषण मिला इनको, पद्म विभूषण मिला 2022 में। अभी जिसके बारे में अपन बात करके आए, किराणा घराना, किराणा घराना, इनकी विशेष कलाकार है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। देखो, कथक किया ही जाता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए, और कथक के कुछ प्रमुख घरानों के बारे में अभी बनारस और लखनऊ और जयपुर बताया था, है ना। और एक किराना घराना घराना है ना। और उसके बाद में 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में ये जो किराना घराना है ना, 19वीं शताब्दी में उस्ताद उस्ताद अब्दुल करीम खान, मैं यार हिंदी बहुत गलत लिख रहा हूँ, स्पेलिंग में पता नहीं क्या दिक्कत है। करीम खान और उस्ताद अब्दुल वहीद खान,
ये जो किराना घराना है इनके द्वारा स्थापित है। ठीक है, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। बार बार वही बोलता हूँ, 2011 की जनसंख्या आ गई है वापस से। 2011 की जनगणना के अनुसार, फिक्स है क्वेश्चन इसका, जनगणना के अनुसार झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले की जो आबादी है वो सर्वाधिक कहाँ है? एक्चुअली वो सर्वाधिक यूटी में पूछा था, यूनियन टेरिटरी में, और वो है दिल्ली में। अब बच्चा सबसे पहले ये काटेगा, दिल्ली तो देश की राजधानी है तो यहाँ थोड़ी ना झुग्गी झोपड़ियाँ होगी। लेकिन हालांकि मेरा एक गलत नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे आप, दिल्ली में सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था भूपेन हजारिका। पहली बात तो ये कहाँ के हैं? असम के हैं। किस क्षेत्र में इनका योगदान है? संगीत, सिनेमा, साहित्य, इनमें इनका क्या है योगदान है? प्रसिद्ध है इनमें। इसके साथ ही पार्श्व गायक, गीतकार, कवि और फिल्म निर्माता भी ये रहे हैं। अभी नहीं है, खत्म हो चुके हैं। फिल्म निर्माता भी ये रहे हैं। ठीक है, अब इनको कुछ पुरस्कार मिले हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। दादा साहब फाल्के, पद्मश्री, पद्म भूषण, किसको? भूपेन हजारिका को। और ये असम के जो विधानसभा के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। असम विधानसभा के एमएलए थे, आप ऐसे समझ लो। असम में एमएलए भी ये रह चुके हैं, अभी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फंडामेंटल ड्यूटी, ये तो रोज ही आ रहा है। संविधान के भाग 4A में, रसिया के संविधान से अपन ने इसको लिया था, और आर्टिकल 51A में 11 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी लिखे गए हैं, और 10 फंडामेंटल ड्यूटी FD फॉर फंडामेंटल ड्यूटी अपन ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े थे। और उसके बाद 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा था। और ये क्या था, ये और जान लो। पहली बात तो 11वां था, लास्ट था फंडामेंटल ड्यूटी, और ये था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावक द्वारा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना। शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये था 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया भारत के संविधान के पार्ट 4A में, अनुच्छेद 51A में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन था हिस्ट्री से बाबर। अभी तो बाबर बहुत चर्चा में रहा था, बाबर और राणा सांगा का जो बोल रहे हैं ना, वो एक एमपी साहब ने पार्लियामेंट में बोला था। तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था भारत में। संस्थापक था। और स्थापना कब की थी? 1526 में। 1526 में भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं हुमायूं था सेकंड मुगल शासक जिसने भारत पर राज किया, मतलब बाबर का बेटा था हुमायूं। और हुमायूं का नाम क्या था पूरा? नसीर उद दीन मुहम्मद हुमायूं। नसीर उद दीन मोहम्मद हुमायूं ये था, और ये बना था सेकंड रूलर मुगल एम्पायर का 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद। कौन? हुमायूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ज्योग्राफी से। सेव रॉय पहाड़ी। सेव रॉय पहाड़ी ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट का हिस्सा है। और जो पूर्वी घाट है वो क्या है पता ही है यार आपको? पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र प्लस ओडिशा वाला क्षेत्र जो समुद्र तट से लगता है ना, और आंध्र प्रदेश, और उसके बाद तमिलनाडु, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। सेवरोय पहाड़ी कहाँ पर है? पूर्वी घाट में है, तमिलनाडु में है। इसके अलावा ऑप्शन में थे मिजो पहाड़ियाँ। मिजो पहाड़ियाँ वो कहाँ है? मिजोरम में। इसके अलावा गारो खासी जयंतियाँ। गारो खासी जयंतियाँ ये तीनों क्या है? जनजातियां हैं। कहाँ पर? मेघालय में। और इन्हीं जनजातियों के नाम पर ये तीन पहाड़ियां भी हैं। गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां भी हैं, गारो खासी जयंतियां जनजातियां भी हैं। जनजातियों के नाम पर ये पहाड़ियां हैं। और कहाँ पर? मेघालय में। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु जनित रोग। बायोलॉजी क्वेश्चन था। जीवाणु जनित रोग। टाइफाइड, हेजा, तपेदिक, टीबी बोलते हैं ना। इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रभावित होता है? फेफड़े सबसे ज्यादा प्रभावित। और ये जो टीबी है ये माइक्रोबैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होती है। क्या? टीबी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना शतरंज का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेस। और प्रत्येक पक्ष में
मतलब एक साइड में कितनी मोहरें होती हैं? 16। और टोटल जो उस चेस का जो वो होता है ना, बॉक्स सा बना होता है, उस पर 64 बॉक्स होते हैं, 64। और इन 16 मोहरों में एक होता है राजा, एक होती है उसकी रानी, दो होते हैं हाथी, दो होते हैं घोड़े, दो होते हैं विशप, और 8 होते हैं प्यादे। तो एक, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, और आठ 16, 16 हो गए ना एक साइड में। और सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? अब सब बोलेंगे राजा होगा, नहीं, रानी। पावरफुल होती है रानी, क्योंकि किसी भी दिशा में चल सकती है। जैसे वो बॉक्स बना होता है ना, ऐसे 64 डिब्बों का, है ना? तो जैसे यहाँ पे रानी है तो इधर भी चल सकती है, इधर भी चल सकती है, इधर भी चल सकती है ना, इधर भी चल सकती है, इधर भी चल सकती है, किसी भी दिशा में चल सकती है रानी। इसलिए ये सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। वैसे ही पता है, चाहे मैरिड लाइफ हो, वैवाहिक जीवन हो, सबसे ज्यादा पावरफुल तो घर पे पत्नी होती है भैया, है ना? उसके बाद में अपन बढ़ते हैं पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व, ये किसका है? जैन धर्म का पर्युषण पर्व। देखो, जैन धर्म में भी दो समुदाय होते हैं, दो कम्युनिटी होती है। एक तो होता है श्वेतांबर, और दूसरा होता है दिगंबर। तो श्वेतांबर जो कम्युनिटी होती है ना, समुदाय होता है, श्वेतांबर में 8 दिन का बनाया जाता है ये पर्युषण पर्व, और दिगंबर में ये 10 दिन का बनाया जाता है पर्युषण पर्व। ठीक है। बेसिकली इस पर्व में क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और उपवास, फास्ट करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और भी अपनी किसी लाइफ में उन्होंने अपने में गलती की है तो उसकी क्षमा मांगते हैं जैन धर्म के लोग। ठीक है, ये सब करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।